28 जनवरी 2026 की वो सर्द शाम, राजस्थान का जोधपुर शहर। जगह थी सेवा कुटीर आश्रम। उस दिन शाम की धुंधलक्के में एक ऐसी घटना घटती है जिसने सिर्फ जोधपुर को ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और देश भर में आस्था रखने वाले लाखों लोगों को हिलाकर रख दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आवाज़ को सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, जिस चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी, वो चेहरा उस शाम अचानक गमगीन हो जाएगा। वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ उनके जाने की नहीं है, कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। क्या कभी आपने सुना है कि दुनिया से विदा लेने के 3 घंटे बाद कोई इंसान अपने ही इंस्टाग्राम पर एक आखिरी पैगाम छोड़ता है? क्या कभी सुना है कि एक बेटी आखिरी वक्त में अपने पिता से कहे कि पापा मुझे न्याय दिला देना? जी हाँ, ये कहानी है एक 25 साल की युवा साध्वी प्रेम बाइसा की। एक ऐसा हादसा जो अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गया है कि प्रशासन भी सोच में पड़ गया है। एक मामूली सा उपचार, एक गायब होता सीसीटीवी फुटेज और एक पिता का शुरुआती जांच में संकोच। आखिर उस बंद कमरे में 28 तारीख की शाम को हुआ क्या था? वो कौन सा राज था जो साध्वी अपने साथ लेकर चली गई? और सबसे बड़ा सवाल, वो रहस्यमयी इंस्टाग्राम पोस्ट आखिर किसने किया था? आज की इस कहानी में हम उन तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे, चश्मदीद गवाहों की जुबानी सुनेंगे और उस रहस्यमयी शाम का सच आपके सामने लाएंगे जिसे सुनकर शायद आप दंग रह जाएंगे। इस कहानी की गहराइयों में जाने से पहले हमें उस किरदार को समझना होगा जिसके इर्द गिर्द ये पूरा रहस्य घूम रहा है। साध्वी प्रेम बाइसा, महज 25 साल की उम्र, एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की जिसके पिता कभी ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बचपन में ही माँ का साया सिर से उठ गया, पिता और बेटी अकेले रह गए। माँ के जाने का गहरा असर उस नन्ही सी जान पर पड़ा और उसका झुकाव आध्यात्म की ओर हो गया। 12 साल की उम्र में जब लड़कियां खेल कूद में व्यस्त रहती हैं, प्रेम बाइसा ने अपनी पहली कथा सुनाई थी। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था, उनके भजनों में ऐसा दर्द और समर्पण था कि जो सुनता वो मंत्रमुग्ध हो जाता। धीरे धीरे जोधपुर के पास एक छोटे से गांव से निकलकर ये बाप बेटी की जोड़ी शहर आ गई। एक छोटी सी कुटिया बनाई जो वक्त के साथ एक बड़े आश्रम सेवा कुटीर में तब्दील हो गई। प्रेम बाइसा का नाम होने लगा। देश के बड़े बड़े शहरों में उनके कार्यक्रम होने लगे। बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, यहाँ तक कि उच्च पदों पर बैठे लोग भी उनके कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, शोहरत थी, सम्मान था और भक्तों का प्यार था। लेकिन कहते हैं ना, हर उजाले के पीछे एक गहरा साया छिपा होता है। प्रेम बाइसा की जिंदगी में भी पिछले 6 महीनों से एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसने उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करके रख दिया था। लेकिन उस तूफान के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले चलते हैं उस महत्वपूर्ण तारीख पर। 28 जनवरी, सुबह का वक्त। आश्रम में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ये सामान्यता सिर्फ एक दिखावा थी। हमारे पास मौजूद है उस शख्स की गवाही जो उस दिन साये की तरह साध्वी के साथ था। सुरेश कुमार, ये वो शख्स है जो आश्रम में व्यवस्था देखता था और सेवा करता था। सुरेश ने जो बताया वो इस केस की सबसे अहम कड़ी है। सुरेश के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा और उनके पिता एक दिन पहले ही यानी 27 तारीख को एक कार्यक्रम से लौटे थे। रात के करीब 12-1 बजे वो आश्रम पहुंचे थे। सफ़र की थकान थी, लेकिन चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। अगली सुबह यानी 28 तारीख को साध्वी की तबीयत थोड़ी नासाज थी। उन्हें हल्का जुकाम था, थोड़ी हरारत थी। ये मौसम का बदलाव हो सकता था या शायद थकान। सुबह कुछ मेहमान उनसे मिलने आए, करीब आधा घंटा रुके और चले गए। इसके बाद साध्वी ने सुरेश को बुलाया। उन्होंने कहा, सुरेश थोड़ा भोजन तैयार कर दे। सुरेश ऊपर गया, उसने सात्विक भोजन बनाया। साध्वी ने खाना खाया। उस वक्त तक सब कुछ ठीक था, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं। खाने के बाद गले को राहत देने के लिए सुरेश ने उन्हें एक देसी काढ़ा बनाकर दिया। साध्वी ने काढ़ा पिया और फिर नमक के पानी से गरारे किए। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। इसके बाद साध्वी अपने कमरे में विश्राम करने चली गईं और सुरेश ऊपर अपने काम से चला गया। दोपहर से शाम होने को आई, घड़ी में करीब 5 बज रहे थे। सुरेश के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन साध्वी प्रेम बाइसा का था। उन्होंने सुरेश से कहा, सुरेश, मेडिकल स्टाफ आ रहा है, मुझे थोड़ा जुकाम है, उपचार करवा लेती हूँ तो ठीक हो जाऊंगी, तू गेट खोल दे। सुरेश नीचे आया। उसने देखा कि गेट पर एक सहायक खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं बल्कि एक निजी सहायक। साध्वी के पिता ने उसे बुलाया था। सुरेश ने गेट खोला। वो व्यक्ति अंदर आया। साध्वी अपने कमरे में थी। यही वो पल था जहां से कहानी पूरी तरह पलट गई। वो व्यक्ति कमरे के अंदर गया। सुरेश कमरे के बाहर ही खड़ा था।
अंदर क्या प्रक्रिया हुई किसी को पता नहीं। उस व्यक्ति ने अपना काम किया और साध्वी को उपचार दिया। महज 4 से 5 मिनट के अंदर वो अपना काम करके कमरे से बाहर निकल गया। समय हो रहा था शाम के 5 बजकर। उसके जाते ही सुरेश ने आश्रम का मेन गेट बंद किया और वापस अपने काम के लिए ऊपर जाने लगा। लेकिन अभी उसे गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि नीचे से कुछ आवाजें आने लगीं। भाई भाई की वो तकलीफ भरी पुकार। सुरेश दौड़ा दौड़ा नीचे आया। उसने जो मंजर देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। साध्वी प्रीम बाईसा जो अभी 10 मिनट पहले तक ठीक थीं, वो अब फर्श पर थीं। उनकी हालत बेहद नाजुक थी, वो काफी कष्ट में थीं। उनके पिता, जिन्हें वो गुरुजी कहती थीं, वो भी वहां मौजूद थे। आनन फानन में फैसला लिया गया कि उन्हें चिकित्सा केंद्र ले जाना होगा। सुरेश ने और उनके पिता ने मिलकर साध्वी को संभाला और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी उनके पिता चला रहे थे। साध्वी पीछे की सीट पर सुरेश के साथ थी। आश्रम से अस्पताल की दूरी ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से कुछ किलोमीटर। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। साध्वी का शरीर जवाब दे रहा था, उनके हाव भाव बदलने लगे थे। सुरेश ने बताया कि उस वक्त साध्वी ने सुरेश का हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उनकी पकड़ बता रही थी कि वो कितनी पीड़ा में है। और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि साध्वी की हालत बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही थी, मानो अंदर ही अंदर कुछ बेहद गलत हो रहा था। आश्रम से महज 2 किलोमीटर दूर आशापूर्णा सिटी के पास पहुंचते पहुंचते साध्वी की सांसें भारी होने लगीं। वो बेहद मुश्किल में थीं। उन्हें आभास हो गया था कि शायद ये उनका आखिरी वक्त है। और उसी पल अपनी बची हुई हिम्मत जुटाते हुए साध्वी ने 2 लाइनें बोलीं। ये वो शब्द हैं जो अब इस पूरे केस की सबसे बड़ी पहेली बन गए हैं। उन्होंने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, पापा मुझे न्याय दिला देना, पापा मुझे न्याय दिला देना। जरा सोचिए, एक बेटी जो जीवन और संघर्ष के बीच है, वो उपचार नहीं मांग रही, वो कुछ और नहीं मांग रही, वो मांग रही है तो सिर्फ न्याय। आखिर किस बात का न्याय? क्या उनके साथ कुछ अनुचित हुआ था? और क्या ये न्याय वो अपने पिता से मांग रही थीं या अपने पिता के खिलाफ मांग रही थीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक अंधकार में है। पापा मुझे न्याय दिला देना बोलने के बाद वो शांत हो गईं। सुरेश ने उन्हें हिलाया, पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो अचेत हो चुकी थीं। पिता बदहवास हालत में गाड़ी चलाकर पास के एक निजी अस्पताल परीक्षा हॉस्पिटल पहुंचे। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें चेक किया, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 25 साल की वो चमकती हुई रोशनी बुझ चुकी थी। डॉक्टर हैरान थे। एक मामूली स्वास्थ्य समस्या के लिए दिए गए उपचार से किसी का निधन कैसे हो सकता है, वो भी इतनी जल्दी? शरीर की स्थिति किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रही थी। क्या उस उपचार में कुछ और था? लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ, जब अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि ये मामला संदिग्ध है, पुलिस केस बनता है और जांच करना जरूरी है ताकि असली वजह पता चल सके। तो साध्वी के पिता ने साफ इनकार कर दिया। जी हां, एक पिता जिसकी बेटी की रहस्यमयी हालात में जान गई है, जिसने आखिरी वक्त में न्याय की गुहार लगाई है, वो पिता औपचारिकता पूरी करने से मना कर रहा था। पड़ गई कि उन्हें पार्थिव शरीर लेकर वापस आश्रम जाना है। काफी जद्दोजहद के बाद वो वहां से वापस आश्रम आ गए। आश्रम में सन्नाटा पसरा था, लेकिन ये सन्नाटा जल्द ही एक तूफान में बदलने वाला था। शाम के 5:30 बजे साध्वी ने दुनिया को अलविदा कहा था। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। भक्त जमा होने लगे। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद, यानी रात के करीब 9:30 बजे, एक ऐसी घटना हुई जिसने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी। साध्वी प्रेम बाईसा का मोबाइल फोन, जो अब खामोश होना चाहिए था, अचानक एक्टिव हो गया। उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया गया। उस पोस्ट में जो लिखा था वो एक अंतिम संदेश जैसा था। उस पोस्ट में लिखा था, मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संतों को पत्र लिखा, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। ये पोस्ट आते ही हड़कंप मच गया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए, साध्वी तो जा चुकी हैं, फिर ये पोस्ट कौन कर रहा है? क्या कोई जाने के बाद सोशल मीडिया चला सकता है? अगर ये उनका आखिरी संदेश था तो ये घटना के 3 घंटे बाद क्यों पोस्ट हुआ? पुलिस तुरंत हरकत में आई। जांच की गई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये पोस्ट किसी और ने नहीं, बल्कि खुद साध्वी के पिता ने अपने ड्राइवर से कहकर अपलोड करवाया था। जब मीडिया ने और पुलिस ने पिता से सवाल किया कि
आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब भी कम हैरान करने वाला नहीं था। उन्होंने कहा, ये नोट मेरे पास था, मैंने ड्राइवर से कहा कि इसे पोस्ट कर दो। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये नोट पिता के पास पहले से था तो क्या उन्हें पता था कि उनकी बेटी ऐसा कोई कदम उठाने वाली है? अगर पता था तो उन्होंने उसे संभाला क्यों नहीं? और अगर ये नोट बाद में मिला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं दिया? सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की क्या जल्दी थी? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी किसी बात को छिपाने की? इस इंस्टाग्राम पोस्ट में जिस अग्नि परीक्षा और न्याय की बात की गई थी उसके तार जुड़ते हैं 6 महीने पहले हुई एक घटना से। 13 जुलाई 2025 सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा में आया था। उस वीडियो ने साध्वी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी। वीडियो में पिता और पुत्री के बीच के वात्सल्य और स्नेह को दिखाया गया था, जिसे कुछ शरारती तत्वों ने गलत नजरिए से देखा। तरह तरह की बातें बनाई गई। सच ये था कि वो शख्स कोई और नहीं, उनके अपने पिता थे। साध्वी उस वक्त तनाव में थी, परेशान थी और एक पिता अपनी बेटी को सांत्वना दे रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने, जिन्होंने उनके घर की निजता का हनन करते हुए कैमरे लगाए थे, इस फुटेज का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे एडिट किया और साध्वी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 5 लाख रुपए की मांग की गई। जब साध्वी ने पैसे देने से मना किया तो उन्होंने ये भ्रामक वीडियो वायरल कर दिया। साध्वी ने उस वक्त FIR भी दर्ज कराई थी, आरोपी पकड़े भी गए थे। लेकिन उस बदनामी ने साध्वी को अंदर से चोट पहुंचाई थी। वो बार बार संतों को पत्र लिख रही थी, अपनी सच्चाई सामने लाने की बात कर रही थी। लेकिन यहाँ एक पेंच है, अगर वो उस वीडियो से इतनी ही परेशान थी तो उन्होंने जीवन से जुड़ा इतना बड़ा फैसला 6 महीने बाद क्यों लिया? जब मामला शांत हो चुका था, जब लोग भूल चुके थे, तब अचानक ये मोड़ क्यों? और अगर ये उनका अपना फैसला था तो वो उपचार की प्रक्रिया किसने की? उस सहायक ने क्या दिया? और अगर ये साजिश है तो इसके पीछे किसका हाथ है? शक की सुई तब और गहरी हो गई जब पुलिस जांच के लिए आश्रम पहुंची। वहां जाकर पता चला कि आश्रम के CCTV कैमरे गायब हैं। जी हाँ, जिस जगह इतनी बड़ी घटना हुई वहां के कैमरे हटा दिए गए थे। पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कभी वहां कैमरे देखे ही नहीं, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि सुरक्षा के लिहाज से वहां कैमरे लगे थे। आखिर सच क्या है? कैमरे थे या नहीं? और अगर थे तो उन्हें किसने हटाया? क्या उस शाम के फुटेज में कुछ ऐसा कैद था जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था? पड़ोसियों और वहां मौजूद लोगों के बयानों में भी विरोधाभास है। कुछ का कहना है कि साध्वी बिल्कुल स्वस्थ थी, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। कुछ कह रहे हैं कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिकायत थी। लेकिन सुरेश, जो उनके साथ 24 घंटे रहता था, उसका कहना है कि उन्हें सिर्फ मामूली जुकाम था। तो फिर तबीयत इतनी अचानक कैसे बिगड़ी? और अगर तबीयत खराब हुई भी तो शरीर में असाधारण बदलाव क्यों आए? ये किसी गंभीर प्रतिक्रिया का लक्षण भी हो सकता है। पिता का व्यवहार भी सवालों के घेरे में है। पहले जांच से मना करना, फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालना, फिर CCTV का ना होना। जब दबाव बढ़ा और पुलिस ने सख्ती दिखाई, तब जाकर वो जांच के लिए तैयार हुए। अब सबकी निगाहें उस रिपोर्ट पर टिकी हैं। क्या उस उपचार से जुड़ी सामग्री बरामद हुई? क्या उस सहायक से सख्ती से पूछताछ की गई है कि उसने किस विशेषज्ञ के कहने पर वो प्रक्रिया की? क्योंकि बिना उचित सलाह के घर पर आकर ऐसा करना नियमों के खिलाफ भी है और जोखिम भरा भी। एक और पहलू है जिस पर गौर करना जरूरी है, साध्वी की लोकप्रियता और उनकी संपत्ति। सेवा कुटीर आश्रम अब कोई छोटी जगह नहीं रही थी। चढ़ावा, सहयोग और संपत्ति का मामला भी हो सकता है। क्या किसी की नज़र उनकी विरासत पर थी? क्या ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है जिसमें अपने ही लोग शामिल हैं? उस रात के अंधेरे में जब गाड़ी दौड़ रही थी और साध्वी आखिरी सांसें ले रही थी, उनके आखिरी शब्द न्याय दिला देना किसी अदालत की गवाही से कम नहीं है। ये एक अंतिम बयान है। कानून की नज़र में जाते हुए इंसान का बयान सबसे बड़ा आधार होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये बयान उन्होंने अपने पिता को दिया था और अब पिता ही संदेह के घेरे में है। फिलहाल पुलिस ने SIT का गठन कर दिया है। फॉरेंसिक टीम ने आश्रम से साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। उस कमरे की भी जांच की गई है जहां वो प्रक्रिया हुई थी। सहायक, पिता, ड्राइवर और रसोइये सुरेश से पूछताछ चल रही है। लेकिन सच अभी भी कोसों दूर है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है। ये कहानी है विश्वास की, रिश्तों की और उस अंधेरे की जो कभी कभी दिए के ठीक नीचे होता है। एक बेटी जिसने अपना पूरा जीवन धर्म और सेवा में लगा दिया, उसका सफर इतना दर्दनाक और रहस्यमयी मोड़ पर क्यों खत्म हुआ? क्या उसे वाकई न्याय मिलेगा या ये फाइल भी किसी धूल भरी अलमारी में दबकर रह जाएगी? सोशल मीडिया पर उनके शुभचिंतक लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है और साजिश करने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि घर का भेदी हो सकता है। लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि ठोस सबूत सामने ना आ जाए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई परतें खुल रही हैं। वो सहायक कौन था? क्या वो पहले भी आता था? क्या सामग्री बदली गई थी? ड्राइवर का क्या रोल है? और वो इंस्टाग्राम पोस्ट की रचना किसने की थी? क्योंकि उसकी भाषा, उसके शब्द बहुत सधे हुए थे। क्या वो वाकई साध्वी के शब्द थे? अब इंतजार है उस रिपोर्ट का जो ये बताएगी कि साध्वी के शरीर में क्या पाया गया। क्या वो कोई दवा थी जिसका विपरीत असर हुआ या वो कुछ और था? सच्चाई जो भी हो,
लेकिन एक बात तय है, 28 जनवरी की उस शाम को सेवा कुटीर आश्रम में मानवता आहत हुई है। एक आवाज को खामोश किया गया है। हम इस केस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया मोड़ आएगा, कोई नया सुराग मिलेगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। साध्वी प्रेम बाईसा के वो आखिरी शब्द न्याय दिला देना हमारे कानों में गूंज रहे हैं, और यह हमारी समाज की और कानून की जिम्मेदारी है कि उस आखिरी इच्छा को पूरा किया जाए। अगर आपके पास भी इस केस से जुड़ी कोई जानकारी है या आप इस बारे में कुछ सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि एक साजिश थी? अपनी राय ज़रूर रखें, लेकिन याद रखें, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ सच को सामने लाना है। दोस्तों, सच चाहे कितना भी गहरा क्यों न छिपा हो, वो कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ जाता है, और इस केस में तो निशानों की भरमार है। बस ज़रूरत है उन निशानों को सही तरीके से पढ़ने की। उम्मीद है कि जोधपुर पुलिस और जांच एजेंसियां जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठाएंगी और प्रेम बाईसा की आत्मा को शांति मिलेगी। आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन ये अंत नहीं है। ये तो बस शुरुआत है एक लंबी लड़ाई की, सच और झूठ की लड़ाई की। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास नजर रखें, क्योंकि चुनौतियां कहीं भी हो सकती हैं, कभी कभी अपनों के बीच भी।